हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल किनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। अब इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो रिएक्शंस का रेट है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये स्टडी किया था कि कुछ रिएक्शंस स्लो होती हैं, कुछ फास्ट होती हैं। जैसे क्रोजन ऑफ आयरन क्या थी बेटा, स्लो, लेकिन एडिशन ऑफ HCl इन सोडियम हाइड्रोक्साइड वेरी फास्टेस्ट रिएक्शन। तो ऐसे अपने पास वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, और उसमें आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले दो फैक्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। एंड द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर एंड द सेकंड वन इज द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो देखिए बच्चों, टेम्परेचर से होगा क्या। टेम्परेचर का मीनिंग है जो हीट को मेजर करे। अब जब भी अपने पास मॉलिक्यूल्स की कोलिजन होती है, क्योंकि बिना कोलिजन के ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी हम प्रोडक्ट नहीं बना सकते। जैसे मेरे पास बेटा दो स्टार्टिंग के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं A एंड B। अगर मैंने इस केस में C पे पहुंचना है, जो C यहां पे अपने आप में क्या है, प्रोडक्ट, तो ये रिएक्शन अगर पहले स्लो है तो मैं इसको फास्ट बना सकता हूं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। और सेकंड फैक्टर, इसको आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, एंड द सेकंड फैक्टर इज कैटालिस्ट। अब बच्चों कैटालिस्ट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, जिसकी खुद केमिकल चेंज ना हो, लेकिन वो रिएक्शन को कंट्रोल करे। और कंट्रोल में यहां पे हम क्या करेंगे, रिएक्शन को फास्ट। तो जिस सब्सटेंस से रिएक्शन फास्ट हो बट वो खुद रिएक्शन में खुद डिकम्पोज ना हो, खुद डिसोशिएट ना हो, उसकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, कैटालिस्ट। जैसे जाइमेज। अब जाइमेज हम किस में पढ़ते हैं, बायो में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कब, जब हम बच्चों ग्लूकोज, अगर मैं बच्चों ग्लूकोज से C6H12O6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज से आफ्टर डीकंपोजिशन क्या बनाना चाहता हूं, अल्कोहल, तो ये रेट तभी फास्ट हो पाएगा, इसमें तभी एब्सोल्यूट अल्कोहल बन पाएगा, प्योर अल्कोहल, अगर वहां पे हम किसको एज ए कैटालिस्ट यूज करेंगे, जाइमेज, जो अपने आप में क्या होता है, बैक्टीरिया, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस को काफी कैटालाइज करता है। ऐसे ही केमिस्ट्री के केस में, ऑर्गेनिक में एक कैटालिस्ट आता है बच्चों जिसका नाम है लिंडलार कैटालिस्ट। अब बच्चों जो लिंडलार कैटालिस्ट है वो होता है प्लैटिनम स्पॉटेड विद बेरियम सल्फेट। क्यों, इसमें थोड़ा सा सल्फर और क्विनोलिन भी हम ऐड करते हैं। एक्चुअल में इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस है दो में। पहला, जब हम CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 से क्या बनाएं, सिस अल्कीन। तो अगर आपने सिस अल्कीन बनाना है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद दोनों कार्बन्स को एक एक हाइड्रोजन देना है, तो वो पाई बॉन्ड तभी ब्रेक हो पाएगा, तभी हाइड्रोजन ऐड हो पाएगा, जब बेटा हम उसको कैटालाइज करेंगे किसकी हेल्प से, लिंडलार। मींस जैसे ही आप उसमें प्लैटिनम और बेरियम सल्फेट ऐड करोगे वो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी, और इस एडिशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोजिनेशन। तो अल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन कैटालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंडलार कैटालिस्ट, जिसमें पर्टिकुलरली कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है, सिस अल्कीन। सिस में होता क्या है बेटा, जो लाइक ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा हमारे पास सेम साइड पे होते हैं। और ऐसे ही लिंडलार कैटालिस्ट को और किस में यूज करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जब हम एल्डिहाइड की सिंथेसिस करते हैं। एल्डिहाइड, इसमें CH3COCl, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। तो बेटा जब हम एसिटाइल क्लोराइड में हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटालिस्ट, थोड़ा सा पॉइजन करेंगे इसको, इसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, नहीं तो
फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल भी बन सकता है। तो उस केस में क्लोरीन किसके साथ रिप्लेस हो जाता है बच्चों? हाइड्रोजन के साथ, एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो कैटालिस्ट अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन आवर डेली लाइफ, इन द केमिस्ट्री और इन बायोलॉजी। अब जैसे सुबह खाना खाने के बाद दोपहर को हमें भूख लगती है, मुझे तो कई बार 2 घंटे के बाद भी भूख लग सकती है। क्या करूं? मेहनत, पढ़ाना, एनर्जी, इस सब की जरूरत है। तो उस केस में हमारे पास बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो सुबह के खाने को डाइजेस्ट करने में, उस रेट को फास्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक, तो आगे हम और डिटेल में बच्चों जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब नेक्स्ट अपने पास क्या है? देखिए यहां पे एक वर्ड आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग क्या है? सुनो ध्यान से। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है छोटा सा, कुछ दिन पहले वो बीमार हो गया, बीमार, ठीक है। अब वो क्लास में नहीं आ पाया, लेकिन वो घर के रेगुलर काम कर रहा था, जैसे वॉशरूम में जा रहा था, नहा रहा था, खाना खा रहा था। लेकिन उस केस में उसके पास जितनी एनर्जी थी वो सफिशिएंट थी वो काम करने के लिए। लेकिन बेटा क्लास में आने के लिए, क्लास में बैठकर पढ़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी उसके पास नहीं थी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हम बच्चों रेक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रेक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चाहिए, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी ही क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब जैसे मैं आपके सामने 2 एग्जांपल्स लेकर आया। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। बेटा NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड, CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ऊपर का प्रोसेस क्या होता है बच्चों? फास्ट। लेकिन नीचे का प्रोसेस मींस ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? स्लो। अब इसका एक ही रीजन है, दैट वन इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये तो पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस रेक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कम एनर्जी चाहिए बाहर से, वो रिएक्शन पहले देंगे, उनका रेट फास्ट होगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे कि नाइट्रिक ऑक्साइड के केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी? कम। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में जो बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो क्या होगी? ज्यादा। इज दैट क्लियर? इसको और आगे डिटेल्स में करेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट वन। अब देखिए मेरे पास एक ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया? रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या कंसीडर किया है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा एक्टिवेशन एनर्जी का, ध्यान से देखना। ये देखिए सबसे पहले तो स्टार्टिंग में यहां पे हम क्या कंसीडर करेंगे? रिएक्टेंट। यहां पे क्या होगा बेटा? इस स्टेज पे प्रोडक्ट। तो R मींस इनिशियल स्टेज, P मींस फाइनल स्टेज, और यहां पे क्या होगा? दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट भी बोल सकते हो आप बच्चों इसको, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ट्रांजिशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है? ये वो स्टेट होती है यहां से आप वापिस भी जा सकते हो टुवर्ड्स रेक्टेंट साइड, या फिर अगर आप चाहो तो आगे भी जा सकते हो, मींस प्रोडक्ट साइड। तो ये वो स्टेज है जिसको आप ना तो रेक्टेंट की कैटेगरी में रखोगे, ना बच्चों प्रोडक्ट की कैटेगरी में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में हम इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली मेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। जैसे मानकर चले कि आपने A प्लस B से क्या बनाना है?
डी, डी इज द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, दैट वन इज सी। तो सी क्या करेगा? सी ए और बी को कंबाइन करने की कोशिश करेगा, ठीक। तो पहले तो सी इन्वॉल्व होगा, लेकिन बाद में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन वो रीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे सी हमने क्या कंसीडर किया बेटा? कैटलिस्ट। तो आज हम टेम्परेचर और कैटलिस्ट दोनों फैक्टर्स को साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे। अब ये स्टेज ना तो रिएक्टेंट को दिखा रही है ना ही प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दूं जो बन रहा है, तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक ना करूं, इसको बनने दूं, ये कंप्लीट बन जाए, तो ये प्रोडक्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। तो इस स्टेज को ही हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या होता है? साइमल्टेनियसली मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। आगे अब उसके बाद देखिए, अगर आप रिएक्टेंट को चेक करो तो वो जीरो को टच नहीं कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास जो मिनिमम एनर्जी अभी नजर आ रही है, जो इनके पास है, दैट इज एवरेज कैनेटिक एनर्जी। क्या है बेटा? ये एवरेज कैनेटिक एनर्जी। क्या लेकिन इससे वो प्रोडक्ट बना सकते हैं? नो। अगर उन्होंने प्रोडक्ट बनाना है तो रिएक्टेंट्स को ये वाला बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, और बैरियर को क्रॉस करने के लिए इसको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, मींस एनर्जी चाहिए होगी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो बच्चों, इसी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। अब कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखो। ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी किसकी है? रिएक्टेंट की। और अगर प्रोडक्ट के मन में आए कि यार चलो रिएक्टेंट की साइड पे चलते हैं, देखो तो सही वहां पे क्या हो रहा है, आई वॉन्ट टू सी द साइट ऑफ रिएक्टेंट्स, तो उसके लिए उसको भी ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना पड़ेगा। तो चेक करो बच्चों, यहां से लेकर यहां तक जो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट्स को चाहिए वो एज कंपेयर टू रिएक्टेंट से क्या है? ज्यादा। मींस इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लोअर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इसीलिए इनके डिफरेंस में जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव। मींस इसमें एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि यहां तक जो इसको एनर्जी चाहिए वो एनर्जी इस केस में कंपनसेट हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि इस केस में जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे मूव करेगा तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एनर्जी रिलीज होगी, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो चेक करो, एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू एनर्जी रिक्वायर्ड। किसको? रिएक्टेंट्स को। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ओवरऑल वैल्यू अपने पास इस रिएक्शन के केस में क्या आएगी? नेगेटिव। मींस एनर्जी रिलीज हो रही है, और जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो बच्चों, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। तो जो अभी मैंने ग्राफ बनाया है जिसमें मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर करवाया है, इसमें मैंने आपको यह बताया है कि रिएक्टेंट्स की साइड पे एक्टिवेशन एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की साइड पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। अब यही प्रोसेस अगर मैं रिवर्स फॉर्म में लेकर जाऊं, मींस हम क्या करते हैं अगेन इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी, वाई एक्सिस पे बच्चों रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, मींस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब ध्यान से देखना, चेक करो। अब इस केस में रिएक्टेंट साइड पे यहां से लेकर यहां तक this is EA, that is the activation energy for reactants, and this one is EA for product। तो इस केस में चेक करो, जैसे ही रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट के पास पहुंचेगा
उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होगी इनके लिए वो एज कंपेयर टू एनर्जी रिक्वायर्ड कम रिलीज होगी, विच मीन्स ये जो डिफरेंस आएगा दैट इज चेंज इन इंथैल्पी, वो क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। मीन्स दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। आई बात समझ में? तो एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या है? जिसमें रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली कम। लेकिन एंडोथर्मिक मींस जब रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली क्या होगी? ज्यादा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो, अब हम एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ 2 स्टेप्स। अभी तक हमने जो एक्टिवेशन एनर्जी को समझा है वो बच्चों एक ही स्टेप में क्लियर किया है, जिसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी। मींस ए से बी 1 स्टेप रिएक्शन, बी टू सी 1 स्टेप रिएक्शन, सी टू डी 1 स्टेप रिएक्शन। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ए से आप पहले बी की तरफ जा रहे हो और बी बनने के बाद फिर आप सी की तरफ जा रहे हो, तो यहां पे ए क्या होगा? इनिशियल स्टेज, दैट वन इज रिएक्टेंट, और यहां पे बी प्रोडक्ट नहीं होगा। अब सी को आप फाइनल स्टेज बोलोगे, दैट इज प्रोडक्ट। तो बी को यहां पे हम कहेंगे इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक, अब मैं आपके सामने 2 डायग्राम्स बनाऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। दिस वन, दूसरी डायग्राम दिस वन। चेक कीजिए, यहां पे पहले केस में यहां से लेकर यहां तक आपको हाइट कम नजर आ रही है एंड दिस वन इज द एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन इस केस में यहां से लेकर यहां तक ये वाली आपको हाइट, अगेन दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ज्यादा नजर आ रही है। और इसमें जो इनिशियल स्टेज है दैट वन इज रिएक्टेंट, ये फाइनल स्टेज क्या होगी? प्रोडक्ट। और बीच में जो चीज बन रही है दैट इज इंटरमीडिएट। तो चेक करो, अगर आपने आर से बी के पास पहुंचना है तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको इतनी चाहिए। लेकिन अगर आपने बी से पी के पास पहुंचना है, फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आर से आप बी के पास तो जल्दी पहुंच सकते हो, मींस फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फास्ट। लेकिन बी से पी तक पहुंचने के लिए आपको टाइम लगेगा एंड दैट स्टेप मींस द सेकंड स्टेप विल बी स्लो। तो बच्चों, जो स्लो स्टेप होता है वही रिएक्शन का रेट डिसाइड करता है, दैट इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। आर मींस रेट, डी मींस डिटर्मिनिंग, एस मींस स्टेप। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों। इट डजंट मीन दैट कि हमेशा जो रिएक्शंस होते हैं वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होते हैं, मोर देन 1 स्टेप्स भी हो सकते हैं। और यहां पे हमने 2 स्टेप्स को शो किया है। जितने भी स्टेप्स होंगे हर स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी का रोल तो रहेगा ही रहेगा। और इस केस में चेक करो, आर से बी और बी से पी, तो 2 स्टेप्स में पहला स्टेप क्या होगा इसमें कंपैरेटिवली सेकंड स्टेप के फास्ट। क्यों? क्योंकि फास्ट स्टेप इसलिए है क्योंकि पहले स्टेप की जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज EA1 वो लेस देन है EA2 से। क्लियर? लेकिन सेकंड केस में, सेकंड ग्राफ में चेक कीजिए, अब इसमें आपको थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आएगा। मींस पहले केस में हाइट ज्यादा, दूसरे केस में हाइट कम है। तो यहां पे EA1 और ये हो गया अपने पास EA2। हियर R2B, B2P। ठीक, तो यहां पे सोचिए, R से B देरी से पहुंचेंगे लेकिन B से P जल्दी से पहुंचेंगे। मींस यहां पे बच्चों स्टेप 1 तो क्या हो जाएगा? स्लोएस्ट स्टेप। लेकिन स्टेप 2 क्या कहेंगे यहां पे हम? फास्ट स्टेप। सो इन द नटशेल, तो यहां पे कंक्लूडिंग पार्ट क्या हुआ कि पहले केस में
स्टेप 2 विल बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, लेकिन इस केस में स्टेप 1 विल बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, विच मीन्स जब भी स्लो स्टेप की बात होगी उसी स्टेप को फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्लोएस्ट स्टेप कहते हैं। अब मैं अगर यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इससे पहले वाली स्लाइड में, पहले वाले ग्राफ में, एक ही स्टेप में जब हमने रिएक्शन को कंप्लीट किया था तो कितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने थे? दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। तो उसमें आपका आंसर आएगा 1। तो बच्चों, वीडियो को पॉज करने के बाद मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, सोचिए कि इस केस में दोनों ग्राफ्स में टोटल ट्रांजिशन स्टेट्स कितनी बनेगी, टोटल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितने बनेंगे। देखिए, जितने आपको बैरियर्स नजर आएंगे, जितनी आपको ऊंचाई नजर आएंगी, वही तो अपने पास क्या होती हैं? ट्रांजिशन स्टेट्स। तो इस केस में दो ट्रांजिशन स्टेट्स नजर आ रही हैं, आर स्टार, दिस इज पी स्टार, मींस आर स्टार और पी स्टार, ये दोनों की दोनों क्या होंगी? ट्रांजिशन स्टेट। पहली ट्रांजिशन स्टेट किसके बीच में होगी? आर और बी के बीच में। दूसरी ट्रांजिशन स्टेट किसके बीच में होगी? बी और पी के केस में। इज दैट क्लियर? और वही दो ट्रांजिशन स्टेट्स आपको इस ग्राफ में नजर आ रही है। दिस वन इज आर स्टार एंड दिस वन इज पी स्टार। क्लियर? तो जितनी ऊंचाई उतनी ही अपने पास क्या होंगी बेटा? ट्रांजिशन स्टेट्स। क्लियर? तो चेक कीजिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या क्लियर करवाया कि अपने पास आज लेक्चर में हम दो फैक्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कर भी रहे हैं। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, सेकंड वन इज द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। किसके लिए? रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। जिसमें मैंने आपको टेम्परेचर का क्या बताया कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उससे नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इंक्रीज होंगे और वो कोलिजन्स इफेक्टिव भी होंगे और उससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट। फिर सेकंड कंसेप्ट मैंने बताया कैटालिस्ट का। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन रिएक्शन को फास्ट करता है। उसमें मैंने आपको बताया जैसे जाइमेज, लिंडलार कैटालिस्ट, ये दोनों के दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटालिस्ट हैं, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर हमने मूव किया नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी का काम क्या होता है। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी अपने आप में एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स को चाहिए होती है अगर उन्होंने रिएक्टेंट से किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होना है? प्रोडक्ट। तो इसमें मैंने दो एग्जांपल्स आपको बताई। फर्स्ट वन इज नाइट्रिक ऑक्साइड आफ्टर ऑक्सीडेशन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसमें ये प्रोसेस क्या होता है? फास्ट एज कंपेयर टू ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जो प्रोसेस क्या होता है? स्लो। और इसका रीजन क्या है कि नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी एक्स्ट्रा अमाउंट में चाहिए होती है वो कम चाहिए होते हैं, तो उसमें बैरियर नीचे होगा और वो रिएक्शन फास्ट होगी, लेकिन सेकेंड केस में ज्यादा चाहिए होती है। फिर उसके बाद बच्चों अपने पास क्या आया था? फिर मैंने आपको एक डायग्राम की हेल्प से बताया कि एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। अदरवाइज अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी दोनों में ही नजर आती है, चाहे वो प्रोसेस क्या हो? एक्सोथर्मिक, चाहे वो प्रोसेस चाहे वो प्रोसेस अपने पास क्या है? एंडोथर्मिक। तो दोनों केसेस में एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए होगी रिएक्टेंट्स को। अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स के कंपैरेटिवली कम है तो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की फॉर्म में आएगी, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव। लेकिन अगर वही एक्टिवेशन एनर्जी की प्रोडक्ट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा है तो उसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। फिर उसके बाद अपने पास टू स्टेप्स का कंसेप्ट आ गया। अब चलते हैं आगे। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि कैटालिस्ट करता क्या है। एक्स एक्सिस पे क्या होगा? वही रिएक्शन कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मानकर चले यहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, मींस इतनी उनके पास एवरेज किनेटिक एनर्जी है। ये लो, ठीक है। चेक करो, अगर मैं यहां पे अभी कैटलिस्ट की बात ना करूं तो रिएक्टेंट्स को टोटल एक्टिवेशन एनर्जी अभी कितनी चाहिए? यहां से लेकर यहां तक। ठीक, ये हो गया अपने पास रिएक्टेंट, ये हो गया अपने पास प्रोडक्ट।
लेकिन अगर मैं यहां पे कैटालिस्ट को यूज करूं, फिर उतनी एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट्स को नहीं चाहिए। और ये देखा गया है कि अगर रिएक्टेंट की हेल्प से रिएक्शन फास्ट हो रही है तो वो तभी तो फास्ट हो रही है ना अगर उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो चुकी है। क्योंकि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तभी वो उतनी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन कैटालिस्ट के कारण ना तो बच्चों इनिशियल स्टेज चेंज होगी, ना ही बच्चों फाइनल स्टेज। और अगर इनिशियल और फाइनल स्टेज चेंज नहीं होगी तो क्या बच्चों वहां पे डेल्टा एच की वैल्यू चेंज होगी? नेवर। जितनी एनर्जी पहले रिलीज हो रही थी इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, उतनी ही एनर्जी अब रिलीज होगी दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। सो पॉइंट टू बी नोटेड। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में 11th क्लास में हमने स्टडी किया है कि डेल्टा एच इवन डेल्टा जी बोथ आर स्टेट फंक्शन। मीन्स ये दोनों वो प्रॉपर्टीज हैं जो कभी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। कैटालिस्ट पाथ ही तो चेंज कर रहा है। पहले ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी चेक कीजिए, ये वाली है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक। मींस इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट ई ए, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ई ए डैश। तो ई ए ग्रेटर देन ई ए डैश, तभी तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट रिएक्शन क्या हो चुकी है? फास्ट। विच मींस तो कैटालिस्ट से कभी भी स्टेट फंक्शन चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये तो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज इन सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड भी अब अपने हम एक कॉम्पिटिटिव तो है, टोटली एमसीक्यूज बनते जा रहे हैं। उसमें जो पैटर्न है टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता जा रहा है। 2 केस स्टडीज, 18 एमसीक्यूज इंक्लूडिंग असर्शन रीजंस। तो ये बात तो आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी बेटा कि अब वो कंसेप्ट नहीं रहा कि डायरेक्टली हमें 3 नंबर का क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट, वैसा नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी आप एमसीक्यूज करते हो तो ऐसे कंसेप्ट में काफी ज्यादा जरूरत होती है सोचने की और समझने की। सो पॉइंट टू बी नोटेड, वेन एवर वी यूज कैटालिस्ट, डेल्टा एच एंड डेल्टा जी, इन दोनों की वैल्यूज will remain same। ठीक। उसके बाद अगर मैं मानकर चलूं कि ये वाली रिएक्शन क्या अपने पास रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मीनिंग क्या हुआ कि वहां पे कौन सी स्टेज आ चुकी है? इक्विलिब्रियम स्टेज। अब इसको भी ध्यान से सुनना जरूरी है। इक्विलिब्रियम स्टेज का मीनिंग क्या होता है? जिस टाइम पे जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाएगा उतनी अमाउंट प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की तरफ आएगी सेम टाइम पे। इसका मीनिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। लेकिन कैटालिस्ट यूज करने पे अगर इक्विलिब्रियम पहले 5 मिनट में अचीव हो रहा था, मीन जो इक्विलिब्रियम आया इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, वो 5 मिनट में नजर आया कि हां अब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेज आ चुकी है। अब तो भाई बिना टेम्परेचर चेंज किए हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की तरफ और नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाएगा उतनी अमाउंट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आएगी। मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, नेवर बी चेंज्ड बाय अफेक्टिंग टिल, जब तक आप टेम्परेचर को चेंज नहीं करते। यहां पे हम कैटालिस्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बच्चों कैटालिस्ट यूज कर रहा हूं तो उससे होगा क्या? चेक करो, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी इस साइड से कम हुई है उतनी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट साइड से तो कम होगी। ये देखो, ये पुरानी एक्टिवेशन एनर्जी है बच्चों और ये वाली नई एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस पे तो नहीं कोई इफेक्ट पड़ रहा। इसका मीनिंग क्या हुआ
कि जितना प्रोसेस पहले फॉर्मेट में था उतने सेम एक्सटेंट में बैकवर्ड में नजर आएगा। हाँ, ये जरूर है कि जो इक्विलिब्रियम पहले 5 मिनट में अचीव हो रहा था अब वो 5 मिनट से पहले हो जाएगा। सो पॉइंट टू बी नोटेड, जितना फॉरवर्ड पे इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड, which means equilibrium achieved quickly, but rate of forward and rate of backward will be fast to same extent, to same extent। तो ये कंसेप्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि कैटालिस्ट से कैसे रेट ऑफ फ्रैक्शन फास्ट होता है। तो ओवरऑल हमने ये जाना है इस ग्राफ से कि जब भी आप कैटालिस्ट यूज करोगे तो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी, एक्टिवेशन एनर्जी पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब सेकंड फैक्टर को हम डिटेल में समझेंगे, दैट वन इज टेम्परेचर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए बच्चों, हमने यहां पे एक्स एक्सिस पे क्या लिए है, कैनेटिक एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ तो मूवमेंट होगी। अब रूम टेम्परेचर पे कैनेटिक एनर्जी तो किसी ना किसी के पास है ही है, लेकिन फिर भी उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। क्यों? क्योंकि अभी हमने चेक किया कि अगर आपने प्रोडक्ट बनाना है तो उसको जो एनर्जी टोटल चाहिए दैट वन इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी है अगर आपने उस बैरियर को, उस ट्रांजिशन स्टेट के बैरियर को रेक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए क्रॉस करवाना है। मींस थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द सम ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होती है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं यहां पे एक ग्राफ बनाऊं तो पहला ग्राफ मैंने ये बनाया है। अब ध्यान से सुनो, इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली क्या बताना चाहता हूं मैं आपको कि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे यहां तक तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं और वो मैक्सिमम यहां पे है, इस पॉइंट पे है। तो जिस पॉइंट पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है मैक्सिमम, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि इस पॉइंट पे जाकर प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा, इसका मीनिंग क्या होगा कि इस पॉइंट के बाद अब जो मॉलिक्यूल्स के पास, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगी, वो कहां पे मैच कर चुकी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्योंकि जब तक ये एनर्जी नहीं मिलेगी उनको, इतनी एनर्जी उनके पास नहीं होगी, तब तक प्रोडक्ट तो बन ही नहीं सकता। ये तो आप दिमाग में रख लो। तो इसका मतलब इस पॉइंट के बाद अगर उनके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब अब वो काइनेटिक एनर्जी किसको मैच कर चुकी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को। क्लियर? अब देखो, तो हम मानकर चलते हैं इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ए बी सी डी, ये आपको क्या दे सकते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, और यहां पे जब तक आप पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट स्टडी कर रहे हो वहां पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तो होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। हम मान लेते हैं कि यहां पे टेम्परेचर क्या था थ्रू आउट दिस कोर्स ऑफ फ्रैक्शन T1। अब मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूं। कितना इंक्रीज कर दिया मैंने, 10 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से सुनो, जैसे बच्चों मैं 10 डिग्री टेम्परेचर और इंक्रीज करूंगा तो वहां पे अब ग्राफ कैसा आएगा, ध्यान से देखना, दिस वन। तो ऐसे केस में अब एक चीज आप नोट करो, क्या नोट करना है आपने कि पहले जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे T1 टेम्परेचर पे वो कितने थे,
अंडर द एरिया ABCD। लेकिन अब ऑलमोस्ट वो क्या हो चुके हैं, डबल अंडर द एरिया ABEF। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जब हम टेम्परेचर 10 डिग्री राइज करते हैं तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, डबल। क्यों? क्योंकि उनकी जो एनर्जी है दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को मिल चुकी है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स खुद क्या हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं। भाई ये बात तो आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो कोलिजन्स होगी अगर आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है। अब वो कोलिजन्स इफेक्टिव भी होनी चाहिए, जैसे ये कोई इफेक्टिव थोड़ी ना है, अगर चोट मारनी है थोड़ी और तेज, ये कोलिजन इफेक्टिव है। तो इतनी इफेक्टिव कोलिजन अगर होगी दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में, तभी वो आपको प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो जैसे 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर होगा तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पोजेस थ्रेशोल्ड एनर्जी और हायर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो बच्चों ऑलमोस्ट क्या हो चुके हैं, डबल। तो अगर वो डबल हो चुके हैं तो स्पीड भी डबल हो जाएगी, मींस रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, डबल। तो एक चीज नोट कीजिए, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो अपने पास ग्राफ है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड में आगे शिफ्ट हो रहा है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी पहले कम थी वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो जिससे मोस्ट प्रोबेबल किनेटिक एनर्जी वाले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहां से कम हो रहे हैं और उनकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी मैच कर रही है वो वाले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। आर्हेनियस इक्वेशन का कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन ये सेकंड फैक्टर भी फर्स्ट फैक्टर जितना इंपॉर्टेंट है, बट इसमें एक ही चीज को अपने दिमाग में रखना है, दैट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मींस टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो ऊपर अपने पास आएगा T1 प्लस 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, नीचे आएगा अपने पास 10 T1। मींस जैसे आप 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करोगे तो वहां पे n की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। मींस जो अपने पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वही डिसाइड करता है कि जो रेट ऑफ फ्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, डबल। क्लियर बच्चों? हाँ जी। तो ये तो अपने पास बच्चों आज दो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं लेक्चर 2 केमिकल किनेटिक्स में, जिनकी हेल्प से मैंने एक तो एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट आपको क्लियर करवाया, दूसरा मैंने आपको कैटालिस्ट के बारे में बताया, तीसरा मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया, और हमने इसमें क्या स्टडी किया है, एक स्टेप की रिएक्शन, दो स्टेप्स की रिएक्शन, फिर उसमें मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक प्रोसेस एज वेल एज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इज दैट क्लियर? तो फिर मुलाकात होगी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें और रैंक निकालें, यही सुबह संशा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाभारत।